आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। तो अगर इजराइल राफा पे हमला करता है तो इसके रेपरकशंस बहुत खतरनाक होने वाले हैं। जो आगे जो होगा इट इज़ क्वाइट डेंजरस और मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो बात करेंगे। अब ये है इजराइल, ये है गल्फ कंट्रीज, ये है वेस्ट एशिया, सब के सब कूदेंगे। टर्की से लेकर ईरान, इराक, गल्फ कंट्रीज, अमेरिका, सब। और ये तो कूदा ही हुआ है, इजराइल और इजिप्ट। ये इजिप्ट नहीं है, इजिप्ट ये पूरा, ये सिनाई पेनिनसुला है इनका। राफा क्रॉसिंग मेन यहाँ से ही जाएगी। तो अब राफा पे कल मैंने लेक्चर लिया था कि इजराइल किसी भी वक्त अब राफा पे हमला कर सकता है। अमेरिका ने बोला भैया थोड़ा सा ध्यान से, 23 लाख लोगों की ज़िंदगी जो है वो खतरे में डाल दोगे तुम। तो इजराइल इस समय राफा पे हमला करने के लिए और हमास को ख़त्म करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अब अभी आपको पता है कि इजराइल और ईरान जस्ट अभी दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हुई है। ठीक इन द सेंस कि दोनों ने, इधर एक बार इजराइल ने हमला किया, एक बार ईरान ने हमला किया, तो 1-1 से बराबर हो गया। उसके बाद किसी ने कुछ खास हमला किया नहीं, ठीक ठाक रहा। लेकिन फिर भी दोस्तों, यहां एक साइकिल ऑफ वायलेंस के बीच में ये पूरा का पूरा रीजन फट सकता है। ईरान कभी रुकेगा नहीं। ईरान विल नेवर एवर स्टॉप जब तक वो लीडर नहीं बन जाएगा और जब तक उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं आएगी। एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ गई, जो कि बस अब कुछ ही दिनों का या कुछ ही महीनों का ही खेल है, तो आप मान के चलिए कि ईरान टेबल पे आ जाएगा। और न्यूक्लियर पावर का मतलब यह है कि गल्फ कंट्री या इस्लामिक देश दूसरा ईरान बन जाएगा पाकिस्तान के बाद, जिसके पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगी और इस एरिया को लीड कर सकता है ईरान। समझ रहे हो। तो अब बड़ी बात यह है कि क्या डिस्प्यूट जो है वो रीजनल लेवल पे रहेगी, हालांकि डिबेटेबल है, या ये पूरी दुनिया में फैलेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से बड़ी ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। यहां से तेल, एनर्जी, कारोबार सब यहां से रेगुलेट होता है, ठीक है ना। सारे शिप्स यहीं से बाल अल मंदाब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं, जो कि एक तरफ हूतीज बैठे हुए और एक तरफ ईरान बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहली चीज अगर बात करते हैं डिबेट, तो ये मुस्लिम वर्ल्ड स्प्लिट। देखिए, कतर में हमास की लीडरशिप, और मैंने कई बार बताया, बट वो वहां पे कुछ हो नहीं रहा है। सऊदी, यूएई अमेरिका के सपोर्ट में है। अब अमेरिका के अगर आप सपोर्ट में हो तो आप इनडायरेक्टली इजराइल के भी सपोर्ट में हो। यहां पे सबके बिजनेस रिलेशंस जो हैं वो बने हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड में स्प्लिट हमको देखने को मिल रहा है, टर्की अलग अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, अजेरबाईजान और आर्मीनिया का युद्ध चल रहा है, बट ईरान आर्मीनिया को सपोर्ट करता है। कल प्रशांत सर ने बहुत ही बढ़िया लेक्चर बनाया था। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इस समय मिलिट्री एक्शंस गाजा पे डीपली कंसर्न्स है, बट इसमें कौन किसका साइड लेगा। इजराइल ने ना पूरी दुनिया की सच्चाई उजागर कर दी। देखिए, इजराइल ने 32,000 लोग गाजा में मर गए हैं। इस समय जो इजराइल कर रहा है वो सही नहीं है। उसको हमास को मारना चाहिए, लोगों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन इजराइल ने पूरी दुनिया की सच्चाई दिखा दी है कि ये देखो, जिनको तुम फॉलो करते थे ना, उनका असली चेहरा ये है। ये बिल्कुल हुआ है ये, ठीक है ना। तो अब यहां पे जो इजराइल डिफेंस फोर्स के ऑपरेशंस हैं, उसमें किसका क्या रोल रहेगा, कौन किसको सपोर्ट करेगा, यह देखने लायक होगा, ठीक है ना। देखिए, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इजराइल के अंदर यह आवाज उठ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। इजराइल ईरान इक्वेशन की बात करें तो अरब कंट्रीज ने एकदम चुप्पी साध रखी है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, यमन, ओमान, किसी ने एक शब्द नहीं बोला है जब इजराइल और ईरान युद्ध में थे कि तुम्हारा मसला है। इसका मतलब क्या है, इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइट होना चाहिए, बट अगेन शिया सुन्नी वो आ ही जाता है। यहां पे दो स्प्लिट है या डिफरेंसेस हमको देखने को। इनफैक्ट टर्की ने भी हाथ खड़े कर लिए थे ईरान। अब बात यह है कि ऐसे में युद्ध कैसे लड़ा जाए, ठीक है। जॉर्डन की बात करें तो वो तो पब्लिकली यूएस और यूके इजराइल ट्रायंगल को सपोर्ट कर रहा है, पब्लिकली कहता है कि हम तो इनके साथ हैं। तो इसीलिए रीजनल वॉर में अरब कंट्रीज न्यूट्रल रहने वाली हैं, क्योंकि उनका पैसा जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे राजशाही है। ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, राजशाही नहीं चाहेगी कि कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत आएगी।
इस्लामिक वर्ल्ड आज से नहीं, बहुत पहले से ही स्प्लिट है, बटे हुए हैं, ठीक है। शिया सुन्नी तो एक विवाद है, लेकिन सऊदी और ईरान, जहां पे सऊदी जाता है वहां पे ईरान अपने प्रॉक्सीज खड़े कर देता है ना। तो इस्लामिक वर्ल्ड में ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, इस्लामिक देश में ही आपस में लड़ रहे हैं, और इसीलिए सऊदी बोल रहा है हम तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं। सऊदी, यूएई सब चुप बैठे हुए हैं। हम क्यों फट्टे में टांग अड़ाएं? तुम्हारे फट्टे में टांग अड़ाएंगे, हमारी सत्ता जा सकती है, हमारे यहां विद्रोह हो सकता है, हमारे यहां प्रॉब्लम हो सकती है। भैया आयतुल्लाह खोमेनी, आपको मैं बता दूं 1979 में जब रेवोल्यूशन आया था, आयतुल्लाह खोमेनी बाहर से, उनको तो हटा दिया था ईरान से, वो बाहर से तकरीरें, उनके कैसेट्स बिकते थे। डर ये लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे अरब वर्ल्ड में ही रेवोल्यूशन आ जाए। सबके हाथ पांव फूल गए थे। टर्की, अजरबैजान, सीरिया और इराक का एंगल देखो आप। अब आपको पता है कि टर्की भी ये कहता है कि हम भी इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हैं। ईरान ने, देखिए, अच्छी खासी मिलिट्री प्रेजेंस है यहां पे सीरिया में, ये भी आपको पता है। टर्की बिल्कुल पड़ोसी है ईरान का। अब बात यह है कि क्या टर्की ईरान को सपोर्ट करता है? इसका जवाब कुछ कह नहीं सकते, वो पूरा इंटरेस्ट बेस्ड है, ठीक है ना, टर्की का। देखिए, जो रिलेशन है ईरान के साथ वो ठीक है, खराब नहीं है टर्की के, लेकिन यहां पे इराक के साथ भी अब ईरान और इराक का रिलेशन अच्छे नहीं है। टर्की, जैसे भारत है ना, भारत पूरी दुनिया से ही एक तरफ रशिया को भी संभाल रहा है, एक तरफ अमेरिका को भी संभाल रहा है, इसलिए इस्लामिक वर्ल्ड में टर्की एक तरफ इराक को भी संभाल रहा है और एक तरफ ईरान को भी संभाल रहा है। ओपनली क्रिटिसाइज करता है इजराइल को, ओपनली, और हर दिन मोर क्रिटिकल बनता जा रहा है। यानी कि एक बिल्कुल सही बात है कि ईरान को टर्की का इनडायरेक्ट सपोर्ट तो है। अर्दोगान जो है, उन्होंने हमास के प्रति एक सिंपैथी दिखाई है कि भाई हमास करे तो करे क्या, उनकी ये मजबूरी रही है। तो टर्की जो है वो नेटो मेंबर है। अब आप ये देखिए कि नेटो मेंबर होने के बावजूद, नेटो कौन? टर्की इस्लामिक वर्ल्ड में एक लौता ऐसा देश है जहां पे आपको प्रॉपर डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, जो आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है, जहां भले ही वो इस्लामिक, लेकिन वहां बहुत मॉडर्निटी है, ठीक है ना, जैसे यूरोपियन देशों में आपको देखने को मिलेगी। बहुत खूबसूरत है टर्की, ठीक है। तो अब आप देखिए कि नेटो तो वेस्ट डोमिनेटेड है, अमेरिका डोमिनेटेड है, उसके अंदर रह के वो बातें बोल रहा है किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, ठीक है। ईरान को ये बहुत खुशी हो रही है, वो तो चाहेगा ही ये हो, एक तो मेंबर हमारे सपोर्ट में, और टर्की बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही केयरफुली चीजों को एसेस कर रहा है। बोलना और एग्जीक्यूशन में इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है ना। नेटो का क्यूरिक रेडार स्टेशन जो कि टर्की में है, उसने ईरान मिसाइल अटैक जब हुआ ना, तो सबसे पहले यही एक्टिवेट हुआ था इजराइल में, और बता दिया था अमेरिका और यूके को डेटा भेजा है। तो टर्की की फॉरेन पॉलिसी डेडलॉक में है। एक तरफ अगर देखो तो ये ईरान को इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ सपोर्ट है, आप मेरी तरफ हो कि उसकी तरफ हो? मैं तो आपकी तरफ हूं। दूल्हे राजा का वो है ना, जॉनी लीवर कहता है, वही हिसाब किताब टर्की का है कि मतलब दिल आपकी तरफ है लेकिन इशारा उधर की तरफ है। फिर उसके बाद सीरिया में आ जाओ। सीरिया की बात करें तो सीरिया एक ब्लडी सिविल वॉर में है, भयानक सिविल वॉर में है। आईसिस के बाद सीरिया एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया है। बेचारा बहुत ही, मतलब सीरिया को देख के बहुत दुख होता है। बशार अल असाद फैमिली जो है वो अरसे से रूल कर रही है। इसी को हटाने के लिए असाद जो है वो शिया हैं, और ईरान जो है वो असाद को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। रशिया भी, अब क्योंकि रशिया भी असाद को सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता असाद रहे, और अमेरिका आईसिस को भी सपोर्ट नहीं करता, वो तो आतंकी संगठन है। इनफैक्ट आईसिस को खत्म करने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका, सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही। ईरान ने भी आईसिस को भगा भगा के मारा है। तो आईसिस ने सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रेजेंस जो है यहां पे डेवलप किया है, ईरान ने वाया मिलिशियाज, हिजबुल्लाह का यहां पे प्रेजेंट है, इस्लामिक रेजिस्टेंस का यहां पे प्रेजेंस है, ठीक है ना। हूतीस का थोड़ा बहुत मतलब है यहां पे ईरान। आपको बता दूं कि अभी जब इजराइल ने हमला किया था इनकी काउंसुलेट पे, जो दो जनरल मारे गए थे ना, कुद्स फोर्स के थे, और इनका डायरेक्ट संपर्क था इन मिलिशियाज से, ठीक है ना। और इन मिलिशियाज से संपर्क साधने में बड़ा आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो रिलेशन है सब दमास्कस और तेहरान के बीच में, वो स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन का ज्यादा है, ठीक है ना। और बशार अल असाद का पूरा सपोर्ट है यहाँ पे ईरान को, ठीक है। इजराइल जो है वो एक, देखिए सीरिया में, दमास्कस में मारा है इजराइल ने,
जो काउंसलेट थी वो सीरिया की कैपिटल में थी और वहां पे मारा। तो वो डर है क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजिक इतनी स्ट्रैटेजिक जगह पे है ना सीरिया, ठीक है, कि इजराइल को डर है कि यहां से ही हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। ईरान यहां से हमारे ऊपर असॉल्ट कर सकता है और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी यहां पे बना सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो ईरान ने जो भी काम किया है सीरिया में उस पर हमला करता रहता है। इराक की बात करते हैं, अमेरिका है इराक में, इराक करेंटली अमेरिका कंट्रोल्ड, ठीक है। 2001 से लेकर 2011 तक अमेरिका घुस गया इराक में और अमेरिका ने वहां पे डेमोक्रेसी, मतलब 2006 में तो फांसी दे दी थी सद्दाम हुसैन को, आईसिस खड़ा हो गया। लेकिन 2011 से भले ही उन्होंने बोला है कि इराक, अब हम इराक में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अमेरिका कंट्रोल्ड है इराक में। जैसे ही अमेरिका घुसा था इराक में ना, मैक्सिमम शहरों पे अमेरिका का कब्जा हो गया था, ठीक है। तो इराकी सेटिंग में अमेरिका का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। इसीलिए ईरान जो है इस समय चाहता है कि इराक सबसे पहले इराक पे कंट्रोल रखे हो, ठीक है। कुर्द जो है, कुर्दिश और अमेरिकन का एक अच्छा रिलेशन रहा है। कुर्द जो है वो ईरान में भी है, इराक में भी है और टर्की में भी है। ईरान में 1 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है कुर्दों की। ये अलग कुर्दिस्तान चाहते हैं कि हमारा अलग कुर्दिस्तान हो। कुर्दों ने आईसिस को मार मार के भगाया। सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया आईसिस को हराने में वो कुर्दों ने किया है। लेकिन उसके बाद अमेरिका बीच में इनको छोड़ के चला गया। बाद में फिर अमेरिका ने इनको सपोर्ट देना शुरू किया। तो ओकेजनली हम देखते हैं कि इजराइल और ईरान जो है वो एक दूसरे पे, इराक पे भी, ठीक है, इंफ्रा पे जो है वो, क्योंकि देखिए इराक ईरान से भी बॉर्डर शेयर करता, तो ईरान का भी इंफ्लुएंस है कुछ जगह पे इराक पे। तो ओकेजनली जो है वो फायर करते रहते हैं, ठीक है, ये चीज है। अभी फिर ये अजरबैजान की बात करें। अजरबैजान जो है ये टर्की की बहन है, पता है ना। टर्की हर हाल में अजरबैजान को सपोर्ट करेगा, राइट। तो एक नेशन दो स्टेट्स की यहां पे अजरबैजान और टर्की के लिए बात की जाती है। अजरबैजान और ईरान के टॉय अच्छे नहीं है। ईरान जो है वो आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। हालांकि दोनों में वॉर लगभग नगार्नो रीजन की वजह से हो रहा था, वो खत्म होने वाला है। लगभग 4 करोड़ टर्क्स जो है वो अजरबैजान के हेरिटेज यहां, ये मतलब ईरान में रहते हैं, ठीक है ना। बहुत ईरान जो है वो आज, जैसा कि हमने बताया कि अगर जो युद्ध हुआ है वो पूरा आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, डिस्पाइट आर्मेनिया में ज्यादा ईरानी हेरिटेज के लोग नहीं, क्रिश्चियनिटी ज्यादा है वहां पे, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट है। अब अजरबैजान इजराइल के रिलेशंस की बात करें तो अजरबैजान में आपको मिलिट्री प्रेजेंस देखने को मिलेगा। तो अब यहां पे अजरबैजान प्रो टर्की, प्रो अमेरिकन और इजराइल है, और आर्मेनिया प्रो ईरान है, प्रो रशिया है, ठीक है। तो इजराइल ने अपने एसेट्स यूज किए हैं ईरान के अगेंस्ट सर्वेलेंस में, अजरबैजान में ही। अब जैसे अभी सबसे बड़ा ये नगोर्नो कारबाख रीजन की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी रिजॉल्व होने वाली है लगभग। तो इसमें इजराइल ने ओपनली सपोर्ट किया है अजरबैजान को और अपने वेपन्स जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है, ये चीज है। अमेरिका क्या कह रहा है? अब देखिए, वेस्ट एशिया में अभी अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं और नेतन्याहू चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप आए। जो बाइडन लगातार नेतन्याहू पे प्रेशर बना रहे हैं, बट जो बाइडन आज है कल नहीं है और उनकी अप्रूवल रेटिंग भी लगातार घटती जा रही है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी राइटिस्ट से ज्यादा हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को सपोर्ट करेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो इराक और सीरिया में सोल्जर्स हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया था कि हम अपने सोल्जर्स को विड्रॉ कर लेंगे, तो अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं और अगर सोल्जर्स विड्रॉ किए गए मान लीजिए, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी इजराइल के लिए। और यहां पे ईरान को, अगर अमेरिका के सोल्जर्स गए तो ईरान को यहां पे अपर हैंड मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इजराइल ईरान टेंशन एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के रूप में फिर उभर सकता है, ठीक है। रीजनल कॉन्फ्रंटेशन जो है वो, क्योंकि फिर चाइना भी कूदेगा, रशिया भी, यूके, अमेरिका, एवरीवन विल कम इनटू दिस। तो ये आपने देखा कि ये जो वॉर है ना, अगर राफा पे इजराइल हमला करता है तो ये पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि यहां पे मेन इंटरेस्ट के बेसिस पे काम हो रहे हैं। यहां पे भाईचारा कोई नहीं निभाया जा रहा है, यहां पे कोई धर्म के बेसिस पे नहीं है, यहां सिर्फ जिसके जिसमें इंटरेस्ट है। आर्मेनिया, टेक्निकली अमेरिका को आर्मेनिया को सपोर्ट करना चाहिए, बट नहीं, अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। तो आप ये देख ही सकते हैं कि यह सब कुछ पैसे का चक्कर, बाबू भैया, पैसे का चक्कर हो रहा है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा।
क्राइम अफेयर जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। आपको आज मैं आपको बहुत कमाल की कहानी बताऊंगा। रामायण का जो लेक्चर है वो आज मैं शाम को अपलोड करूंगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।